हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने। ठंड भी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लालवांग जी और विभूषण दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं और अपने वेडिंग रोब्स को शॉप ओनर से लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। दोनों ही शांति से चल रहे थे। तभी विभूषण ने कहा, लालवांग जी, तुम मुझसे जानना चाहते थे ना कि जब मैं जियांग सेक्ट का एडॉप्टिव सन था तो मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। लालवांग जी ने क्यूरियस होकर उसकी ओर देखा। तो विभूषण कहता है, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मेरे माता पिता भी मेरी तरह ही एक रॉक कल्टीवेटर थे, लेकिन एक दिन वे कहीं गए तो वे कभी वापस ही नहीं आए। मैं ये समझने के लिए बहुत छोटा था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। मैं कई दिनों तक उनका इंतज़ार करता रहा। मुझे कुत्तों से खाने के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन जब एक दिन जियांग चाचा मिले, वो मुझे अपने साथ अपने कबीले ले गए और मुझे गोद ले लिया। लेकिन मैडम यू ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, ना ही जियांग चैंग ने किया। बस मेरी सीजे मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन खेलते वक्त जियांग चैंग अचानक नदी में कूद गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। लेकिन मैंने सोचा, यह ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे यह पता था कि जियांग चैंग को तैरना आता है। तभी वहाँ मैडम यू आई और लोगों ने जियांग चैंग को बाहर निकाला। तभी जियांग चैंग ने मैडम यू से कहा कि मैंने उसे नदी में धक्का दिया है और मैडम यू ने मुझे जियांग सेक्ट से बाहर निकाल दिया। मेरी उम्र तब 14 साल थी। सॉरी गाइस, मैंने आपको बताया नहीं होगा विभूषण की करंट एज। उसकी करंट एज 24 ईयर है। ओके, बैक टू द स्टोरी। जब मुझे वहाँ से निकाला गया तो वहाँ अंकल जियांग और सिजे उपस्थित नहीं थे। मैंने सोचा यह बात यही ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैडम यू मुझसे इस हद तक नफरत करती हैं। उन्होंने कुछ डिसिपल को मेरे पीछे भेजा और मुझे पकड़ाकर बिरल माउंट्स में फेंकवा दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक केव में था और मेरे पास एक लेडी थी जिनका कहना था कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। उन्होंने ही मुझे कल्टीवेशन सिखाया और बहुत कुछ सिखाया। वो मेरी गुरु भी है। उन्होंने मुझे इमॉर्टलिटी हासिल करने में मेरी मदद की। जैसे ही हुशान ने बात ख़त्म करके लालवांग जी की ओर देखा तो उसने देखा कि लालवांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो पास आया और लालवांग जी के आंसू को पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हें लंजा? तुम रो क्यों रहे हो? लालवांग जी मन में सोचता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, किसी बच्चे के साथ, वो भी विंग ने क्या क्या सहा है। विभूषण को वांग जी के थॉट सुनकर बहुत वार्म फील हुआ। तभी लालवांग जी ने सडनली विभूषण को हक कर लिया, अपना फेस विंग की नेक में छिपा लिया। विभूषण ने भी उसे हक बैक किया। विभूषण को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि लंजन उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा है। विभूषण ने अपना और वांग जी का सारा सामान जो उन्होंने खरीदा था उसे पहले ही तलिस्मान के थ्रू केव में पहुंचा दिया था। तभी विभूषण ने लालवांग जी के मूड को ठीक करने के लिए उसके कान में कहा, विस्पर करते हुए, अरे वाह मेरे ओमेगा, मैंने आज सुबह ही तुमसे कहा था कि इस साइनस को रात तक भूल जाना, लेकिन तुम तो बहुत ही जल्द भूल गए। तभी लालवांग जी ने मन में विंग का नाम लिया और उसे अपने छोटे छोटे पंचों से उसके चेस्ट को हिट करने लगा। विभूषण ने बस एक बहुत बड़ी सी स्माइल कर दी। तभी विंग धीरे से लालवांग जी के कान में कहता है, लालवांग जी, आई लव यू। लालवांग जी अपना मुंह उसकी नेक में और ज़्यादा घुसा लेता है
और मन में कहता है, आई लव यू बेबी। ये वे थोड़ी देर ऐसा ही रहते हैं, लेकिन जब भूषण को लगता है कि लान वांगजी उसे नहीं छोड़ने वाला, तो वो लान वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। लान वांगजी अपने हाथ को भूषण के नेक में डाल देता है। उन्होंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि वे वेरोमाउंट्स के एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं। अब विभीषण लान वांगजी को अंदर ले जाना शुरू करता है। लान वांगजी अपना फेस वुशियान की नेक में छिपा रखा था। जब वे केव में एंटर होते हैं, तो वहाँ उन्हें एक लेडी दिखती है। वुशियान इन्हें बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन लान वांगजी सोच रहा था कि ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही हैं। लेकिन जब लान वांगजी अपनी पोजीशन को देखता है, तो वो नीचे उतरने को स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन ये सेमलेस बीइंग उसे नीचे क्यों नहीं उतारता। तभी उस लेडी की आवाज़ आती है, ओहो, तुम तो अभी से इतने सेंसिबल हो गए। चलो, कुछ तो अक्ल आई तुम पे। अब उसे नीचे भी उतार दो। कितना स्ट्रगल कर रहा है वो। हर कोई तुम्हारे और तुम्हारी माँ की तरह सेमलेस नहीं होता। तभी विभीषण लान वांगजी को नीचे उतारता है और कहता है, ग्रैंड माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं तो अपने मुल्क से प्यार कर रहा हूँ ना। क्या ये गलत है। हाँ बेटा, कुछ भी गलत नहीं है। वैसे अभी तक कहाँ थे तुम दोनों। वेडिंग नहीं करनी क्या। करनी है ना ग्रैंड माँ, हम वेडिंग रोब्स ही लेने गए थे, वुशियान कहता है, और कुछ सामान भी। लान वांगजी को पता चला कि ये वेन की ग्रैंड माँ है। वो सामने आया और उसने झुककर उन्हें वो किया। उसकी ग्रैंड माँ ने नोट किया। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है, बहुत ही सुंदर ओमेगा पसंद किया है तुमने। तुम्हें ये ओमेगा कैसे मिल गया। तभी भी विशान ने जलिनताई के सारी घटना बताई। तो उसकी ग्रैंड माँ ने कहा, लांस एक्ट, मतलब कुरैन के नेफ्यू हो तुम। लान वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम्हारा नाम क्या है। तभी लान वांगजी वुशियान की ओर देखता है। वुशियान उसकी ग्रैंड माँ से कहता है, ग्रैंड माँ। लांजन बोल नहीं सकता। तभी लान वांगजी शॉकिंगली वीइंग की ओर देखता है और सोचता है, वीइंग को मेरा बर्थ नेम कैसे पता। विभीषण जानता है अब उसे सब कुछ लांजन को बताना ही है। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है, क्या सच में। वो लान वांगजी के पास आती है और उसके सर पर अपना हाथ फेराती है और कहती है, तुम बहुत प्यारे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बोल सकते हो या नहीं। मेरा ग्रैंडसन तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, यही काफ़ी है एक रिश्ते में। ग्रैंडमा कहना जारी रखती है, मैं सिर्फ यहाँ वेडिंग के लिए नहीं आई हूँ, किसी और वजह से भी आई हूँ। लान वांगजी बस कंफ्यूजन के साथ दोनों को देख रहा था। आज वुशियान की आंखों में उसे सीरियसनेस नज़र आ रही थी। तभी ग्रैंडमा लान वांगजी का हाथ पकड़कर उसे टी टेबल पर बैठाती है और ख़ुद भी वहाँ बैठती है और वुशियान भी। तभी ग्रैंडमा कहना शुरू करती है, क्या तुम मुझे जानते हो। लान वांगजी नाम में अपना सिर हिलाता है। तभी ग्रैंडमा एक स्पेल पढ़ती है, जिससे वो अब लान वांगजी के थॉट को पढ़ सकती है। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और आशियान भी तुम्हें सुन सकता है। शायद वह पहले से ही तुम्हें सुन रहा था। यह सुनकर लान वांगजी को शौक लगता है कि वुशियान उसे सुन सकता है। तभी वह अपनी नज़र वुशियान से हटाकर ग्रैंडमा की ओर करता है और पूछता है, आपने कैसे किया। ग्रैंडमा कहती है, अभी तुम हमें जानते नहीं हो, जब जान जाओगे तो सब पता चल जाएगा। क्या तुमने बाओसुन सेरेन का नाम सुना है। लान वांगजी कहता है, हाँ, जो इमॉर्टल है, गुरुमा बाओसुन सेरेन। तभी ग्रैंडमा फिर से पूछती है, और इलिंग पैट्रा का। तब लान वांगजी कहता है, हाँ सुना है, वो भी एक इमॉर्टल है। क्योंकि लान वांगजी को बहुत अच्छे से पता है कि सारे सेक्ट इलिंग पैट्रा के पीछे पागल है, उसे देखने को तरसते हैं। तो फिर ग्रैंडमा फिर कहती है, हाँ, तो मैं ही हूँ महागुरु बाओसुन सेरेन, जो एक इमॉर्टल है। और यह मेरा ग्रैंडसन ली वुशियान, यह कहूँ इलिंग पैट्रा, यह मेरी बेटी कांग्शे सेरेन का
कांगसा सेन और वे चांगसे का बेटा है। लान वांगजी अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसे भरोसा नहीं हो रहा उसने क्या सुना। वेइंग इलिंग पैट्रियार्क है, लेकिन उसने उसे बताया क्यों नहीं और सभी से क्यों छिपाया कि वो इलिंग पैट्रियार्क है। तभी ग्रैंडमा कहती है, आशियान ने तुम्हें बताया होगा जो जियांग कबीले ने उसके साथ किया था। लान वांगजी हाँ में सर हिलाता है। तभी वो कहती है, जब उसे बेरल माउंट्स में फेंका गया तब मैं उसे वहाँ से पहाड़ों पर ले आई, उसे सब कुछ सिखाया, मैजिक, कल्टीवेशन और हर चीज़ का ज्ञान दिया। उसने इमॉर्टलिटी अपने दम पर हासिल की है। जरूरी नहीं मेरा हर शिष्य इमॉर्टल ही बन जाए, उसके लिए साधना की जरूरत होती है, जो विभीषण ने किया है। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो वह पहाड़ों से चला गया, क्योंकि अपने किसी भी डिसिपल को शिक्षा की पूरी होने के बाद मैं अपने साथ नहीं रखती। वह वापस यहाँ बेरल माउंट्स में आ गया। उसने इसे ही अपना घर बना लिया। इलिंग के लोगों की मदद की और दुनिया भी घुमा। सभी ने उसे इलिंग पैट्रियार्क नाम दे दिया। न जाने कहाँ से लोगों को यह बात पता चल गई कि इलिंग पैट्रियार्क इमॉर्टल है। तभी आशियान ने अपने इलिंग पैट्रियार्क की आइडेंटिटी को अलग रखा, जो कि मास्क में कवर होता है, और वुशन की तरह ज़िंदगी जीना शुरू किया। जब ज़रूरत होती तब वह इलिंग पैट्रियार्क का गेटअप रखता है, नहीं तो वह वुशान की तरह ही जीना पसंद करता है, आज़ाद पंछी की तरह, जैसे उसकी माँ थी। इसलिए वुशान ने कभी भी इलिंग पैट्रियार्क के लिए आए संदेशों को ना कभी जवाब दिया, ना ही कभी किसी से मिला और ना ही कभी किसी के सामने आया। वो लोगों का लालच जानता है, उसके पीछे पड़ने का। वो खुद को इन सब से दूर रखना चाहता है, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई। उसने कभी भी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं दिखाई, खासकर ओमेगास में। लेकिन जब उसने तुम्हें देखा तो वह पहली नज़र में तुमसे प्यार कर बैठा। वो तुम्हारे साथ गलत कैसे होने देता। जब वो तुम्हें यहाँ लेकर आया तो उसने मुझे पत्र में बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, और एल्डर के रूप में मैं उसकी शादी में उपस्थित रहूं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। लान वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या उसे उससे नाराज़ होना चाहिए कि उसने उससे सच छिपाया, या फिर खुश होना चाहिए कि उसकी शादी इलिंग पैट्रियार्क से होने वाली है। नहीं, नाराज़ होने जैसी कोई बात है ही नहीं। 2 दिन में कोई किसी को नहीं जान पाता। उन्हें मिले सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। वैसे भी वुशान की लाइफ बहुत ही मिजरेबल रही है। अगर किसी को पता चल जाता कि वुशान ही इलिंग पैट्रियार्क है तो लोग उसे चैन से जीने भी नहीं देते। तो क्या उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि उसकी शादी इलिंग पैट्रियार्क से होगी? हाँ, उसे इस बात की खुशी है कि जिसे दुनिया पाना चाहती है वो उसका होगा। लेकिन उसे एक बात पर नाराज़ होने का पूरा हक है। तभी उसने वुशान की तरफ गुस्से से देखा, जो उसे बहुत कंसर्न और हॉरिफाइड लुक के साथ देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, वीइंग, अगर तुमने ये स्पेल अभी मुझसे नहीं हटाया तो आज तुम केव के बाहर रहोगे। लान वांगजी ये भूल गया था कि स्पेल वॉशन सेरेन ने भी उस पर किया है, जिससे उन्होंने भी यह सुना और जोर से वुशान की ओर देखकर हंस पड़ी। वुशान ने कहा, लांजन प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैं भी हटा देता हूँ, बस आज मुझे केव से बाहर मत करना। वुशान ने स्पेल हटा दी और अपनी ग्रैंडमा की ओर देखा, जो बेहिसाब उस पर हंस रही थी। वुशान ने कहा, ग्रैंडमा, अब आपका हंसना हो गया तो हम शादी की तैयारी करें। तभी ग्रैंडमा कहती है, हाँ हो गया, चलो तैयारी करें। चलो बेटा लांजन, अब तुम्हें तैयार होना है। लान वांगजी जाते वक्त वुशान को गुस्से से देखा और चला गया। वुशान की यहाँ टेंशन बढ़ चुकी थी। उसका ओमेगा उससे नाराज़ हो गया है। अब उसे उसके लांजन को मनाना होगा। वो कुछ भी करेगा, लेकिन लांजन ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देगा। अब हम देखते हैं
वुशियान, लानवांगजी और बाओशन सेरेन को जो केव के हिडन चैम्बर में थे, वुशियान के माँ बाबा की टैबलेट्स के सामने वे उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे थे। उनकी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सभी उस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। लानवांगजी के सर पर वेल थी। तभी ग्रैंडमा कहती है, अब शादी तो हो गई है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, तुम्हें ये तो पता है ना कि इमॉर्टलिटी कैसे हासिल की तुमने, युद्ध कौशल और साधना से। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्पाउस के लिए इमॉर्टलिटी प्राप्त करना बहुत आसान है उनके अल्फा के थ्रू। लेकिन इसके अलावा मेडिटेशन भी ज़रूरी है। लानवांगजी को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी इनके बीच की। ग्रैंडमा कहती है, लानवांगजी, तुम आशन के ओमेगा हो। जब तुम दोनों करीब आओगे तो तुम इमॉर्टलिटी के करीब होते जाओगे। तुम्हें उसके बाद मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। स्पाउस के लिए डुअल कल्टीवेशन इमॉर्टलिटी पाने का रास्ता है। जब वुशियान का अंश तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब ये प्रोसेस आधी कंप्लीट हुई होगी। और जब तुम बेबी को बर्थ दे दोगे तब एक आखिरी रिचुअल बचेगा जिसे मैं कंप्लीट करवाऊंगी। और ध्यान रहे, डुअल कल्टीवेशन के बीच तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी लानवांगजी को ट्रांसफ़र करनी होगी। समझ रहे ना तुम? वुशियान कहता है, जी ग्रैंडमा, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो फिर ठीक है। हाँ, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। हाँ ग्रैंडमा, मैं समझ गया। और जल्दी मुझे खुशखबरी मिलनी चाहिए, समझे तुम? मेरी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की। वुशियान कहता है, आप यहाँ से जाएंगी तभी तो ग्रैंड चाइल्ड आ सकते हैं ना ग्रैंडमा। ठीक है, जा रही हूँ। वुशियान कहता है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। हाँ चलो बेटा लानजान, तुम जाकर अंदर बैठ जाओ। वुशियान बस मुझे छोड़कर आ रहा है, ठीक है? लानवांगजी, हाँ मैं अपना सिर नोट करता हूँ। वुशियान और ग्रैंडमा बाहर चले जाते हैं। लानवांगजी बेड पर आकर बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती है, क्या वो तुमसे नाराज़ है? वुशियान कहता है, हाँ शायद, क्योंकि मैंने उसकी मन की बात जान ली उसके बिना परमिशन के। वो बहुत समझदार बच्चा है, ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं होगा, ग्रैंडमा कहती है। विभूषान कहता है, बस ऐसा ही हो। तभी ग्रैंडमा आखिरी बार विभूषान से कहती है, अपना और उसका ख्याल रखना। विभूषान झुककर उन्हें पो करता है और बाउसन सेरेन वहाँ से चली जाती है। विभूषान वापस तेज कदमों से केव की ओर बढ़ जाता है और अंदर जाकर देखता है कि उसका ओमेगा बेड पर बैठा हुआ है। विभूषान धीरे से केव की डोर को बंद कर देता है। लानवांगजी को पता चल गया था कि वेइंग आ गया है। तभी वेइंग विभूषान लानजान के पास आकर बैठ जाता है और धीरे से उसका वेल हटा देता है और उसके गुब्बारे की तरह फूले हुए गालों को देखता है, जिससे देखकर ही पता लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। तभी विभूषान कहता है, लानजान, क्या तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो? तुम मुझे माफ़ कर दो माय लव। मैं बस अपने लिए तुम्हारे ख्यालों को जानना चाहता था कि क्या तुम किसी ज़बरदस्ती से ये सब तो नहीं कर रहे हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। और मैं ग्रैंडमा का ही इंतज़ार कर रहा था, जब वो आ जाती तो तुम्हें सारी बातें समझ आ जाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दो। विभूषान अपने कान पकड़ कर कहता है। लानवांगजी विभूषान की बातों को सुन रहा था और समझ भी रहा था कि उसके अल्फा की उसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर भी उसे गुस्सा आया। उसने उसके कैसे थॉट्स को पढ़ा होगा। लानवांगजी तो अपना सिर कहीं छुपा लेना चाहता था। तभी वह अपनी जगह से उठा और एक कागज़ और ब्रश लेकर आया, जिसमें उसने लिखा कि ठीक है, माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी मर्ज़ी के बिना उस स्पेल का मुझ पर इस्तेमाल नहीं करोगे और तुम्हें 1 महीने के अंदर मेरे लिए साइन लैंग्वेज सीखनी होगी। विभूषान ने तुरंत हाँ कह दिया। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा लानजान। 1 महीने क्या, मैं 15 दिन में ही साइन लैंग्वेज सीख जाऊँगा। विभूषान लानवांगजी के करीब आता है और
उसे बैग से हक कर कर कहता है, बस मुझसे नाराज़ मत हुआ करो लांजान, तुम्हारी बेरुखी मुझसे देखी नहीं जाती, तुम्हारी नाराज़गी कहीं मेरी जान ना ले ले। मुझ पे गुस्सा कर लिया करो लेकिन नाराज़ नहीं रहा करो, वरना वरना मैं तो मर ही जाऊँगा लांजान। लालवांगजी पलटकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। वो तो बस विभूषण को टीज कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वेंग इसे दिल पर ले लेगा। लालवांगजी विभूषण की आंखों में देखता है जिसमें थोड़े थोड़े आंसू बन गए थे। वो उसके आंसू को पोंछता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। विभूषण बच्चों की तरह सिसकियां ले रहा था। लालवांगजी सोच रहा था, ये अल्फा इतना स्ट्रांग है, इलिंग पैट्रियार्क जो है, लेकिन लालवांगजी के मामले में इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है। विभूषण की इस तरह की हरकत को देखकर लालवांगजी को उस पर बहुत प्यार आया। ये अल्फा दुनिया के मामले में कितना स्ट्रांग बिहेव करता है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल बच्चे की तरह है। दोनों हक ब्रेक करते हैं। पूरे रूम में अजीब सी साइलेंस थी। तभी विभूषण धीरे धीरे लालवांगजी के करीब आता है और अनकॉन्शियसली लालवांगजी के पैर पीछे की ओर चलने लगते हैं। उसकी बैग जाकर वॉल से टकराती है। उसकी नज़रें नीची हैं। उसे पता है वेंग उसे देख रहा है। तभी विभूषण उसके चेहरे को ऊपर की ओर करता है। लालवांगजी की आंखें विभूषण की आंखों से मिलती हैं। विभूषण की आंखों में लालवांगजी को उसे पा लेने का जुनून नजर आया। लालवांगजी उसे रोकेगा नहीं, वो उसका हक है। विभूषण अपने हाथ को लालवांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और झटके से उसे अपनी ओर खींच लेता है। लालवांगजी विभूषण की चेस्ट से हिट होता है। दोनों बहुत ही करीब थे। लालवांगजी ने देखा कि विभूषण उसकी ओर झुक रहा है। तभी बिना किसी देर के विभूषण ने लालवांगजी के लिप्स कैप्चर कर लिया और सॉफ्टली जेंटली उसे किस करने लगा। लालवांगजी भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। वह धीरे धीरे वेंग की बाहों में सिमटते जा रहा था। उसने अपने हाथों को वेंग की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। तभी थोड़ी देर बाद वे अलग होते हैं। तभी लालवांगजी वापस उस कागज़ को लेता है और उसमें लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, मुझ पर स्पेल करो। विभूषण भी नोट करता है और अपनी 2 उंगलियों से स्पेल लालवांगजी को कर देता है। तभी लालवांगजी तेजी से उसके पास आता है और उससे लिपट जाता है और विभूषण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसका ये लिटिल ओमेगा। विभूषण लालवांगजी को गोद में उठा लेता है और बेड की ओर ले जाने लगता है। वो धीरे से लालवांगजी को बेड पर लेटाता है और उसके पास बैठता है और उसके फॉरहेड पर एक किस कर पूछता है, क्या तुम चाहते हो लालवान? लालवांगजी अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ वेंग। ये सुनकर विभूषण एक छोटी सी स्माइल करता है और अपना हैवी अपर रोब को निकाल कर फेंक देता है। तभी वह लालवांगजी को उठने में मदद करता है और उसके हैवी रोब्स और ज्वेलरी को भी हटा देता है। अब लालवांगजी बस अपने इनर रोब्स में था। विभूषण भी लालवांगजी को लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और इस बार बहुत ही पैशनेट और हंग्रीली किस करना शुरू कर देता है। लालवांगजी को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इससे उसे पता चल रहा था कि उसका अल्फा कितना डेस्परेट है उसके लिए। उसने किस करते हुए जल्दी से लालवांगजी के इनर रोब्स को खोलना शुरू कर दिया और अपने लिप्स को लालवांगजी के नेक पर ले आया और उसे शक और हल्का हल्का बाइट करने लगा। लालवांगजी की मिल्की वाइट स्किन उसे अपनी और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। उसने जल्दी से लालवांगजी के सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए और खुद के भी। लालवांगजी अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा को देख रहा था। क्या वो उसे संभाल पाएगा? तभी विभूषण लालवांगजी के कान में कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें ही संभालना होगा। लालवांगजी बस शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है
जिससे विभीषण को लालवांग जी की नेक का और भी ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है और वो उसे रफली किस करने लगता है। लालवांग जी बस कहता है कि लालवांग जी विभीषण के होठ फिसलकर उसकी चेस्ट पर आते हैं। वो थोड़ी देर उन्हें ऐसे ही निहारता है और लालवांग जी कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। वो लालवांग जी से कहता है ये बहुत प्यारे हैं लालजान, और ये सिर्फ मेरे हैं। विभीषण हमेशा लालवांग जी को स्पीचलेस छोड़ देता है। लालवांग जी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और विभीषण उसके चेस्ट में लिक और शक करता है। अब वो लालवांग जी के कान के पास आकर कहता है अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता लालजान, क्या मैं कर सकता हूँ। लालवांग जी कहता है तुम्हें किसने रोका है विंग, मत रोको खुद को। विंग कहता है जब दर्द हो तो मुझे रोक देना, ठीक है। लालवांग जी नोट करता है। विभीषण लालवांग जी के साथ अपनी हॉट एक्टिविटी स्टार्ट करने ही वाला है। उसने लालवांग जी के फेस की ओर देखा और धीरे से खुद को लालवांग जी में एंटर किया। विभीषण को लालवांग जी के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है कि उसे पेन हुआ है। जब वो मूव करने लगता है तब भी उसकी नज़र उसी पर थी। जब उसे लगा कि लालवांग जी को प्लेजर फील हो रहा है तो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी। लालवांग जी भी विभीषण को देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह उनकी एक्टिविटी देर रात तक चलती है। दोनों ने एक दूसरे को मार्क भी कर लिया था और विभीषण ने लालवांग जी को नोट भी कर दिया था। ग्रैंडमा के कहे अनुसार विभीषण उसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी ट्रांसफ़र की। एक आखिरी बार विभीषण ने लालवांग जी को नोट किया और उसके ऊपर ही लेट गया। लालवांग जी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। विभीषण ने पूछा तुम्हें कैसा लगा लालजान। लालजान ने कहा बहुत अच्छा भी। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सो गए। तो चलिए आज के पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। इसका 1 या 2 पार्ट और बनेगा, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं शॉर्ट स्टोरी लाऊं या लॉन्ग स्टोरी लाऊं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर भी आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।